आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 12th चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.6। उससे पहले कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है आपको। ये पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा है हमने। A square matrix is said to be singular or non-singular according as its determinant value is 0 or determinant value not equal to 0। इट मीन्स कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाएगी, अगर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, और अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है देन इट इज नॉन सिंगुलर। ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इनवर्स इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा। इसके बाद ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 by determinant value of A अपॉन इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी डिवाइड करने पर, इसीलिए इनवर्स का पता नहीं चलेगा कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब इसको एप्लीकेशन पार्ट में देखते हैं। एप्लीकेशन पार्ट में किस तरीके से करेंगे हम कन्वर्ट इसको। तो हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी a1x b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3। ये 3 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है। इसको आप क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट कर लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो उसको किस फॉर्म में ले आएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल टू b फॉर्म में ले आएंगे, जहां पर a मैट्रिक्स आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। मींस जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स है a1 b1 c1 x y z के वेरिएबल्स, उनको आप फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे तो फर्स्ट रो बना देंगे, सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो, थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो बना देंगे कोफिशिएंट्स की। ये कहलाएगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपकी जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और एप्लीकेशन पार्ट में क्या है, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए भी आएगा और उसके बाद उसको सॉल्व करना भी होगा। तो सॉल्व अगर इक्वेशन गिवन है तो उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से बनाएंगे। एक मैट्रिक्स होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हो गई वेरिएबल मैट्रिक्स जो आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। कॉलम मैट्रिक्स होगी, इसमें एक्स वाई जेड एक ही कॉलम होगा, तभी इनकी मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन बन पाएगी। ए इंटू एक्स करने पर गिवन सेट ऑफ इक्वेशन आपको मिल जाएगा। और बी जो इक्वल टू बी है, ये बी मैट्रिक्स होगी आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स बचती हैं d1 d2 d3, ये भी कॉलम मैट्रिक्स आएगी आपके पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे, कब नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी देखा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स, अगर हम ए इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर दें राइट लेफ्ट से, तो आपके पास ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये आप यूज करेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, और यहां पर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो का मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो दो आपके पास फॉर्मूले हो गए हैं, ए इनवर्स फाइंड करना पहले, और उसके बाद ए इनवर्स का यूज करके ये वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स इंटू बी जब आप करेंगे तो उसके बाद आप कंपेयर कर लेंगे, या एक्स लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड होगा, इधर पे जो भी वैल्यूज आएंगी तो उनको कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। जो इक्वेशन आपको गिवन है दो या दो से ज्यादा, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो जो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप सिस्टम को चेक करो कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या
नहीं कर रहा है। लास्ट पॉइंट है आपके पास, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इक्वल टू बी। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपके पास रहेंगे। पहला कि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमने अभी पढ़ा था, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस नॉन सिंगुलर है, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर हम उसको आगे चेक करेंगे। तो पहला पॉइंट पहले चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये 0 आ जाती है तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। उस एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे और इन दोनों की प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो आ जाती है, नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है, तो नो सॉल्यूशन, उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, अगर यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर ये भी 0 आ जाती है, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन मे और मे नॉट, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि वो कंसिस्टेंट हो, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फिर हम कंफर्म नहीं होंगे। तो हमारे पास दो ही केस यहाँ पर बनते हैं वैसे, कि भाई यूनिक सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्यूशन ना हो, और अगर ऐसा होगा कि मे और मे नॉट, तो इसके आगे ये कंडीशन अभी हमें नहीं पढ़नी है। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। Question number 1. Examine the consistency of the system of equations x plus 2y equal to 2, 2x plus 3y equal to 3. तो ये दो इक्वेशन आपको दे दी है, हमें गिवन इक्वेशंस हैं। इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेंगे A। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लिखते समय x पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ लिख लिया हमने 1 ये। फिर y का कोफिशिएंट 2, ये यहाँ लिख लिया। फिर सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 ये आ गया, y का कोफिशिएंट 3 ये यहां पर लिख लिया। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। दो वेरिएबल हैं x एंड y, उसको हमने कॉलम मैट्रिक्स बना दिया। फिर कांस्टेंट टर्म है 2 एंड 3, इसको हमने d1 d2 यहां पर लिख लिया। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, पहले सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन होने के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हमें पुराने आप फाइंड कर सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस अदर डायगोनल। तो 1 इंटू 3 प्रिंसिपल डायगोनल माइनस 2 इंटू 2, दैट इज -1 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इट मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इट मींस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ भी ये सेम क्वेश्चन है, सेम पार्ट है, 2x माइनस वाई। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना हो गया 2, y का कोफिशिएंट हो गया -1, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये 2 हो गया, यहाँ लिख लिया x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट -1 है, ये वाला, ये यहाँ लिख लिया। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, वो यहाँ पर लिख लिए गए कोफिशिएंट मैट्रिक्स में। ओके, अब आते हैं वेरिएबल लिख लिए, उसके बाद d1 d2, ये वैल्यूज हैं d1 d2, ये 5 4 हमने यहाँ पर लिख लिया बी मैट्रिक्स के लिए। अभी हमें सिर्फ यही चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करा, उसके लिए क्रॉस प्रिंसिपल डायगोनल 2 इंटू 1, फिर अदर डायगोनल, तो -1 इंटू 1, दैट इज माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके +1 हो जाएंगे। तो 2 + 1 3, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स कैसी आ गई हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो अभी फिलहाल यही हम चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 3y equal to 5, 2x plus 6y equal to 8। तो पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख ली हमने, उसमें क्या है, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 3, तो 1 3, देन 2 6, 2 6 हमने 2 6 यहाँ लिख लिया है। फिर x इक्वल टू कितना है, xy लिख लिया, और b इक्वल टू आपके पास
5 8 ये d1 d2 हो गए। डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो गया 6 माइनस 6 0। यहाँ पर अब आपको आगे सिस्टम चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 आ गया है, इट मीन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है। तो ये 7 जो पॉइंट हमने पढ़ा था उसका सेकेंड पार्ट पे अब आते हैं हम, कि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाती है तो हम दूसरी चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू चेक करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, अब 2 by 2 की मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। क्या करते थे हम, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेते थे। 1 और 6 को इंटरचेंज करा तो ये बन गया 6 और 1, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। इसके बाद अदर डायगोनल्स में हम साइन चेंज कर लेते थे, तो यहाँ पर -3 और -2 लिखा जाएगा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया -3 -2, ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा और लास्ट में, तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इनकी प्रोडक्ट कर लिया, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन्स अब हमारे पास सिस्टम में क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। वहां पर आ रहा था नो सॉल्यूशन, ठीक है, जब ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 0 आ रही थी तो मे और मे नॉट वाला ऑप्शन था, तो वो यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन दी हैं और 3 वेरिएबल में दे दी है, तो 3 इक्वेशन आपके पास बनेंगी। तो पहला काम हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखोगे तो पहले के कोएफिशिएंट्स वो क्या है, 1 1 1। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1 1 1, पहली रो हमारी बन गई। सेकंड रो में है 2 3 2, इसको यहाँ पर लिख लिया, सेकंड रो बना दी 2 3 2 सेकंड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन से कोएफिशिएंट मिलेंगे a और 2a, ये हमने थर्ड रो बना दिया a 2a। ओके, जो वेरिएबल मैट्रिक्स है तो यहाँ पर 3 आएंगे अब, तो x y z ये तीनों लिख दिया, x y और z। d1 d2 d3 ये रहेंगे 1 2 4, ये यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 4, इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे हर बार। अब आता है चेक करने के लिए कि हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक बार याद दिलवा देता हूं, चलिए फिर से। क्या करते थे, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि a11, तो फर्स्ट एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट का रो और ये कॉलम और रो, ये इसको आप डिलीट कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 6a, यहाँ लिख दिया, माइनस अदर डायगोनल 2a, 6a माइनस 2a। नेक्स्ट टर्म के लिए हम करेंगे यहाँ पर -1, माइनस लिख देंगे, -1 इंटू, तो हमने सेकेंड टर्म लिया है यहाँ पर रो के अलोंग एक्सपेंड करते हुए फर्स्ट रो के अलोंग, तो अब इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर देंगे, तो अब आपके पास ये बनेंगे प्रिंसिपल डायगोनल 2 इंटू 2a दैट इज 4a माइनस 2 इंटू a दैट इज 2a, तो ये आ जाएगा। फिर थर्ड के लिए आप यहाँ पर 1 इंटू, तो फर्स्ट इस वाले एलिमेंट के लिए, थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, रो और कॉलम ये डिलीट कर देंगे, तो आएगा 2 इंटू ए 2a, ये लिख देंगे, माइनस 3a, तो ये आ गया। तो आपके सॉल्व करने पर a आ रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन यूनिक होगा और एग्जिस्ट करेगा, इट मींस ये सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये दिया हुआ है, द गिवन सिस्टम आपको गिवन है। तो यहाँ पर आप देखोगे सेकंड इक्वेशन में x नहीं है, ठीक है, वेरिएबल, तो जब x नहीं है तो आप क्या बना लोगे यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए, आप लिख लोगे अपनी तरफ से 0x, तो आपके, और इसी तरह से थर्ड वाले में यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में z नहीं है तो आप लिख लोगे 0z। तो आपके पास अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते समय पहले
कि क्या बन गया आपके पास कोफिशिएंट्स 3 -1 और -2। सेकेंड रो के एलिमेंट हो गए 0 2 -1। थर्ड के हो गए 3 -5 और 0। ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई है। इसको आगे देख लेते हैं। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने बना ली, एक्स वाई जेड लिख लिया, और बी के लिए अब 2 -1 3 ये हमने बी मैट्रिक्स में लिख लिया। तो पहला स्टेप क्या था, डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करते थे। डिटर्मिनेंट वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करी जो 0 आ रही है, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आती है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उस समय क्या करते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं और बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आप यहां पर क्या करोगे, ये आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आप इससे पहले वाले एक्सरसाइज 4.5 में देख सकते हो, पिछले वीडियोस में वो आपको डिटेल में वहां पर बताया गया है। थोड़ा सा रिवाइज फिर से करवा देते हैं। क्या था हमारे पास ये देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, हम एलिमेंट्स इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते थे और फिर उसका ट्रांसपोज करते थे, ठीक है। जैसे आपको पहले अगर पहला एलिमेंट चाहिए तो ये तो आप ट्रांसपोज करेंगे तब भी पहला ही एलिमेंट रहेगा, ओके। तो इसको रो और कॉलम को डिलीट कर देते थे, माइनर फाइंड करते थे, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0, और यहां से करेंगे +5 और -5, ये बन जाएगा 0 -5 दैट इज -5। इसी तरीके से अगर आप दूसरा एलिमेंट देखते हो, कोई और एलिमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला एलिमेंट मान लेते हैं, ये करते हैं आप, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फाइंड करते हैं, तो ये रो और ये कॉलम आप डिलीट कर देंगे, यानी कि 2 1 फाइंड करा है आपने। तो 2 1 के लिए आप क्या करोगे, अब ये मल्टीप्लाई करा आपने, -1 यहाँ से आएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, -1 इंटू 0, और यहाँ से करेंगे तो 10 यानी कि 0 -10, तो क्या बन जाएगा आपके पास, -10 आएगा। लेकिन 2 + 1, जब आप ऑर्डर देखते हैं 2 + 1 तो वो 3 आता है, इट मीन माइनस एक और लगाना पड़ेगा तो वो +10 बन जाएगा। और जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास जो A12 एलिमेंट था, यहाँ पर आपने यहाँ से क्या लिया, A12, तो ट्रांसपोज करते समय वो क्या बन जाएगा, A21, तो इसीलिए वो यहाँ पर आ जाएगा A21 इस वाले एलिमेंट में, ठीक है। यहाँ पर आ गया ये A21 ट्रांसपोज के समय। इसी तरीके से आप बाकी एलिमेंट्स आप फाइंड कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। डिटेल के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 0। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही थी, अब हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमने फाइंड करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ रही है, कॉलम मैट्रिक्स, जो कि 0 मैट्रिक्स नहीं है। इट मीन्स नो सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन इनकंसिस्टेंट, ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x minus y plus 4z equal to 5, 2x plus 3y plus 5z equal to 2, and 5x minus 2y plus 6z equal to -1। तो सबसे पहला काम हम तीनों इक्वेशंस को लिखेंगे, इसके बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ax इक्वल टू बी फॉर्म में। तो पहली मैट्रिक्स ए है आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स में यहाँ पर कोफिशिएंट्स है 5 -1 +4, ये फर्स्ट रो बना दिया। सेकंड रो के लिए 2 3 5, इसको सेकंड रो में लिख दिया, और थर्ड इक्वेशन से 5 -2 6, इसको हमने थर्ड रो में लिख लिया। वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स आपके पास रहेगी 5 2 -1। पहला काम डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक कर लेते हैं ए की, अगर एग्जिस्ट करती है या नहीं करते हैं सॉल्यूशंस। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमने ए फाइंड करा, तो ये यहाँ पर आ गया है 51, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम कह सकते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहां पर अब चेक करने के बाद आपको
सॉल्व भी करना है। तो यहाँ ए इनवर्स भी फाइंड करना होगा और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी हमें बी के साथ, फिर वेरिएबल्स को कंपेयर कर लेंगे। तो पहला काम पहले चेक कर लेते हैं। तो इक्वेशंस हमने फॉर्म कर ली, 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। इससे हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दी a, फिर x इक्वल टू b, इस फॉर्म में लिख लिया। डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करी, 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2 दैट इज 1 नॉट इक्वल टू 0, ये 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब a इज नॉन सिंगुलर हो गया है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। a इनवर्स फॉर्मूले में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ओके, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू को हम 1 लिख लेंगे। एडजॉइंट ए हमें फाइंड करना है, तो इसका शॉर्टकट अभी बताया था। हम लोग क्या करते थे, ए मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज और अदर डायगोनल्स को साइन चेंज कर देते थे। तो ये शॉर्टकट में हमने निकाल दिया है इसको, 3 माइनस 2 माइनस 7 5, ये आ गया आपके पास। 1 से डिवाइड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यही आपके पास ए इनवर्स हो गई है। नेक्स्ट स्टेप था ए इनवर्स, अगर हमें पता चल गया है तो एक्स इक्वल टू होगा ए इनवर्स बी। तो अब आपको ए इनवर्स और बी मैट्रिक्स होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो रो कॉलम मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो कैसे करी हमने, 4 इंटू 3 फर्स्ट एलिमेंट के लिए 12 ये लिख दिया, और 5 इंटू 2 यहाँ पर -10 यहाँ पर लिख दिया, 12 माइनस 10 यहाँ पर आ गया 2। इसी तरह से सेकंड रो को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -7 इंटू 4 -28 और 5 इंटू 5 25, तो ये आ गया -3। अब आप कंपेयर करेंगे तो x किसके इक्वल हो गया कंपेयर करने में, 2 के, और y किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, -3 के। तो ये आपके पास आंसर आ गए x2 y -3। तो आपको एडजॉइंट आपको कैसे फाइंड करना है ये आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x माइनस वाई माइनस 2 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ भी पहले हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने लिख लिया 2 माइनस 1 3 4 x, और b लिख लिया -2 3। सबसे फिर उसका नेक्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर आ रही है 11, यानी नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फॉर्मूला हमें पता है, ए इनवर्स होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फिर से शॉर्टकट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, अदर डायगोनल्स के साइन चेंज। ठीक है, इसके बाद दोनों की आपने मल्टीप्लाई करी रो इंटू कॉलम वाइज, तो 4 इंटू -2 -8 और 1 इंटू 3 दैट इज 3। तो -8 प्लस 3 बन जाएगा आपके पास -5, और सेकंड एलिमेंट आ गया आपके पास 12। 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा -5/11 एंड 12/11। अब आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू -5/11 और y की वैल्यू -12 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सेम क्वेश्चन है लगभग। तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 3, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, ये आपको गिवन है। तो पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली, 4 माइनस 3 ये लिख लिया, फिर 3 माइनस 5 कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए 3 और 7, ये यहाँ पर आ गए 3 और 7। डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करी हमने, तो आ रही है -11, नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ -5 आ जाएगा और यहाँ पर नीचे 4 आ जाएगा। इसके साइन चेंज कर देंगे, इधर +3 इधर -3, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आ गया। यहाँ से ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये वाली। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया, -5 4, अदर डायगोनल्स के साइन चेंज कर दिए, 3 एंड -3, -11 से डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट वैल्यू। ओके, ये अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ए इनवर्स बी फाइंड करना है। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू 3 इंटू 7 थी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 इंटू 3 15 और 3 इंटू 7 21, तो ये बन जाएगा +6। और इसी तरह से सेकेंड रो के लिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -9 + 28, तो ये बन जाएगा 19। -11 से आप डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा -6/11 एंड -19/11। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू -9/6/11
और y की वैल्यू -19/11 आ जाएगी। इस तरीके से x और y आपने फाइंड कर लिया 2/2 के लिए। ठीक है, 3/3 में डिटेल में आपको करना पड़ता है, तो आप इसको पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से 2/2 मैट्रिक्स है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई हमने 5 2 और फिर 3 2, ये लिख लिया है हमने। इसके बाद आपने 3 5, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए हो गया। 3 5 डायगोनल लिख लिया। एडजॉइंट और डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करी जो कि 4 आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इनवर्स का फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास ये आ गया, इंटरचेंज करा आपने, तो ए इनवर्स बी आप करेंगे। यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लिया डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, इन दोनों की प्रोडक्ट करी आपने, ए इनवर्स बी की। ए इनवर्स बी का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 2 6 और -2 इंटू 5 दैट इज -10, तो ये बन जाएगा -4। 4 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। सेकंड के लिए वेरिएबल के लिए आप यहाँ से -3 इंटू 3 दैट इज -9 और 5 इंटू 5 दैट इज 25, दोनों को ऐड करा 16। 4 से डिवाइड करेंगे इसको अब, और जब लेके आएंगे अंदर ब्रैकेट में तो ये 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कंपेयर करने पर ये x हो गया है पहला वाला और ये y हो गया है। तो आपके पास x -1 और y इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल में दे दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। 2 1 1 फर्स्ट रो, 1 -2 -1 1 -2 -1 सेकंड रो बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर x नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा साथ में, तो 0 3 और -5, ये आपकी थर्ड रो बन गई है। ये वेरिएबल वाली हो गई। कांस्टेंट टर्म के लिए, कांस्टेंट के लिए 1 3/2 एंड 9, ये हमने यहाँ पे लिख लिया 1 3/2 और 9। ओके, डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करी है। डिटरमिनेंट वैल्यू आपके पास आ रही है 34, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड कैसे करेंगे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, पहले रो कॉलम कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स और ट्रांसपोज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको डायरेक्ट लिख पाएंगे, आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो उसको एडजॉइंट में प्लेस करते समय उसका ट्रांसपोज करके लिखती है। जैसे आपने मान लिया हमने यहाँ पर ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड कराई, यानी कि A23, तो जब ट्रांसपोज करोगे तो उसको A32 में लिख देंगे हम। ठीक है, तो A32 में लिख देंगे, 32 मतलब यहाँ आ जाएगा ये -6 कोफैक्टर, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो A इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है। अब जितना टाइम आपको लग रहा है थोड़ा सा, वो इसी में A इनवर्स में ही फाइंड करने में लगेगा। A इनवर्स की प्रैक्टिस फाइंड करने की अच्छे से कर लेंगे आप। तो A इनवर्स फाइंड करने के बाद ये आपने A इनवर्स फाइंड कर लिया। अब A इनवर्स इंटू B करना होगा। एडजॉइंट आपके पास है 34, डिटरमिनेंट वैल्यू 34 है। ठीक है, तो ये आपने रो कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 1 दैट इज 13, फिर 8 इंटू 3/2, 8 की जब 3/2 से करेंगे तो 2 से 8 कटेगा तो 4 आएगा, और 4 इंटू 3 होने पर क्या बन जाएगा 12, तो ये 12 आ गया दूसरा एलिमेंट। ओके, फिर 1 इंटू 9, 1 की 9 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे 34, फिर 34 से जब अंदर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ओके, इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट आप फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू 1 बन जाएगी, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2 आ जाएगी आपके पास। इसको आप चेक कर सकते हैं वैल्यूज को आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके,
चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रही है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है इक्वेशन में वैल्यूज, तो कहीं मिस्टेक है, उसको दोबारा से चेकआउट कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यहाँ भी 3 इक्वेशन हमें दी हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आप बना लोगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पर कितना हो गया, 1, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया और ये 1 हो गया। तो 1 -1 1, ये आ गया फर्स्ट रो। फिर हो गया 2 1 और -3, ये हो गया आपके पास सेकंड रो। फिर 1 1 1, ये हो गया आपके पास थर्ड रो। कांस्टेंट के लिए 4 0 2, ये आपके पास बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट फाइंड करा आपने। डिटर्मिनेंट आ रहा है 10, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर है। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, तो ये रेड में, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गई है मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए को आप अब बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। ये एडजॉइंट ऑफ फॉर्मूले में रख दिया। ए इनवर्स की वैल्यू, ये ए इनवर्स हो गया, ये बी हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये आएंगे, दैट इज 16 + 4 20। जब आप 10 से डिवाइड कर देंगे इन तीनों एलिमेंट्स को, तो आपके पास आ जाएगा 2 -1 एंड 1। तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम से ही क्वेश्चन है। यहाँ भी वही 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, आपको सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप कोएफिशिएंट बनाएंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया आपने, वेरिएबल मैट्रिक्स बना ली, कांस्टेंट मैट्रिक्स बना लिया आपने। डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करी 40 नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि अब आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। आपने इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। डिटर्मिनेंट वैल्यू 40 आ रही है, 40 से डिवाइड कर लिया यहाँ पर, और एडजॉइंट मैट्रिक्स आपने फाइंड कर ली है। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स फाइंड कर चुके हो, बी मैट्रिक्स आपको पता है, इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेंगे रो बाई कॉलम से। तो 5 × 5 25, 3 × -4 -12 और 9 × 3 27। इनको ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली, तो ये तीनों एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं 40 80 -40। अब 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 2 एंड -1। तो x की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू होगी 2, z की वैल्यू होगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिमिलर क्वेश्चन है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये आप कोशिश करिए सारे क्वेश्चन करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और एग्जाम में गलती ना हो। तो ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि एक जैसे ही है, आप प्रैक्टिस करनी है आपको। तो पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली, 1 -1 2, ये फर्स्ट रो हो गया है। ठीक है, यहाँ से 1 -1 2, ये फर्स्ट रो बन गया है। फिर 3 4 -5 यहाँ से आएगा, वो सेकंड रो बन गई है। फिर 2 -1 3, ये आपकी थर्ड रो बन गई है। ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई है। कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए ये 7 -5 और 12, इसको आपने कॉलम में लिख लिया, 7 -5 एंड 12, ये थर्ड हो गई है। तो ax इक्वल टू बी फॉर्म में आने के बाद अब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है आपके पास 4 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो पहले इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इनवर्स हमने फाइंड करा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में जितना आप टाइम लगाओगे उतना ही टाइम आपको, आधा टाइम इसी में लगना है। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए पिछली एक्सरसाइज में जाके, ताकि यहाँ पर टाइम कम लग पाए। उसमें जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन को, उतना आप करने की कोशिश कीजिए। और ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप रहेगा a इनवर्स b। तो a इनवर्स इंटू बी करा हमने, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब आ रहा है 8 4 और 12, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 और 3। तो x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3।
इसको इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करके देख लीजिए, सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, और नहीं हो रही है तो आप अपनी कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन में आपको पहले ए मैट्रिक्स आपको दी है और आपसे पूछा है फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करना है। तो अब आप देखोगे ए इनवर्स फाइंड करने के बाद यूजिंग ए इनवर्स, जो आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपकी लैंग्वेज चेंज कर दी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखोगे तो वही पिछले क्वेश्चन ही हैं। कैसे? अगर आप यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हो आप, तो क्या बन रही है यहाँ पर, देखो आप चेक करिए। यहाँ पर पहली इक्वेशन से आ रहा है 2 - 3 5, यही आपके पास फर्स्ट रो बन रही है, आपके जो गिवन मैट्रिक्स है ए, इसकी फर्स्ट रो बन रही है। इसी तरह से 3 2 -4, तो यहाँ पर 3 2 -4 आ रहा है। फिर देन 1 1 -2, 1 1 -2 आ रहा है। यानी कि सेम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो आपको गिवन है यहाँ पर। तो आपको पहले भी यही काम करना पड़ता था, अब भी यही करेंगे कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको गिवन हो गई है तो आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तभी तो सॉल्व होगा। तो लैंग्वेज बदल दी है, काम थोड़ा सा चेंज नहीं करा है। इसी में एक दो क्वेश्चंस में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार ये ए की जगह पर ये ट्रांसपोज दे देगा, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उस केस में। जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। तो आगे देखते हैं। आपने डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करी इसकी, जो 1 आ रही है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ए नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आपने इनवर्स फाइंड करा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करके डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, -1, यानी कि जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आपने फाइंड करी है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास इनवर्स आ गई है मैट्रिक्स। अब इस इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करके आप अपने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दिए उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पहले आप किस में फॉर्म में चेंज करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये आ गया ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। ए हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स वही है जो गिवन ए है, तो एक्स इक्वल टू हो गया ए इनवर्स बी। अब आप ए इनवर्स बी इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 2 एंड 3। कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो गई 1, वाई की वैल्यू हो गई 2 और जेड की वैल्यू हो गई आपके पास 3। ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 6 kg wheat एंड 2 kg राइस इज ₹60। तो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया है, पहले इसको इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ऑनियन की, व्हीट की और राइस की कॉस्ट दी हुई है, तो हम मान लेते हैं पर केजी जो कॉस्ट है वो एक्स वाई जेड है। ठीक है, ऑनियन का एक्स है, व्हीट का वाई है और राइस का पर केजी कॉस्ट जो है वो जेड है। तो आप देखोगे 3 केजी, तो 1 केजी का कितना है ऑनियन का कॉस्ट एक्स, तो 3 केजी का हो गया, सॉरी 4 केजी ऑनियन का हो गया 4x, व्हीट के लिए 3y और राइस के लिए 2z। इन तीनों का कॉस्ट मिला के आ रहा है ₹60। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई, 4x + 3y + 2z इक्वल टू 60। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन आपके पास आएगी। सेकंड इक्वेशन में 2x + 4y + 6z इक्वल टू 90 और 6x + 2y + 3z इक्वल टू 70। अब इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो गई है। जिस तरह से इक्वेशन आप पहले सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। तो पहले ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में लेके आएंगे। तो पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स, फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स हमने बना ली। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करी, दैट इज 50 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करा अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ये 1/50। इसको बाद में ही करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बी। x इक्वल टू ए इनवर्स बी के लिए आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ रहा है 250, 400 एंड 400। 50 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 588। ओके, तो x की वैल्यू होगी 5, y की वैल्यू होगी 8, z की वैल्यू हो गई 8।
तो ऑनियन का कॉस्ट हो गया 5 पर केजी, वीट का हो गया 8 पर केजी, राइस का हो गया 8 पर केजी। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 16 और यही एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।